प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके बाद आपको पछताना पड़ा हो, या फिर कभी किसी छोटी चीज को बेकार समझकर बाद में उसकी अहमियत महसूस की हो? प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे महान कवि रहीमदास जी के ऐसे दोहों के विषय में जो हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देते हैं, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से उसके महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीके हिंदी गुरुकुल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी मल्हार पुस्तक का पाठ 5 रहीम के दोहे का महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास, बिल्कुल आसान भाषा में और परीक्षा के लिए उपयोगी दृष्टिकोण से। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरी समझ से। इसका कै भाग है? नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही यानी कि सटीक एब्सोल्युटली राइट उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तारे का मतलब है स्टार बनाइए। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। ये दोहा हमने पढ़ा है। इस दोहे का भाव क्या है? अब यहाँ चार विकल्प दे रखे हैं। अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो चारों विकल्प आपको सही नजर आएंगे। तो पहला विकल्प है सोच समझकर बोलना चाहिए, दूसरा विकल्प है मधुरवाणी से बोलना चाहिए, तीसरा विकल्प है धीरे धीरे बोलना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है सदा सच बोलना चाहिए। तो आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आपको सटीक चुनना है। तो सटीक इसका रहेगा पहला ऑप्शन, यानी सोच समझकर बोलना। तो इसके सामने स्टार लगा दीजिए, तारा लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, रहीमन देखी बड़े नको, लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इस दोहे का भाव बताना है तो बता देंगे। वैसे तो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सभी भाव बता रखे हैं आपको। तलवार सुई से बड़ी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अब इस विकल्प को कौन काट सकता है? लेकिन अगला विकल्प पढ़ लेते हैं, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तलवार का महत्व तो सुई से ज्यादा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका भाव बताना है हमें। तो भाव इसका कौन सा रहेगा? लास्ट विकल्प, लास्ट ऑप्शन इसका जो है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना अपना महत्व होता है। सुई की जगह सुई का महत्व है, और तलवार की जगह तलवार का महत्व है। ठीक है, अब इसका ख पार्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने सही उत्तर क्यों चुना। तो ठीक है, तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। दूसरा, दूसरे के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। कहने का मतलब क्या है कि किसी को उसके रूप, उसके आकार या उसकी आर्थिक स्थिति से उसको नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है। ठीक है जी। अगला इसका पार्ट क्या है? मिलकर करें मिलान। अब ये तो आप, ये भी आपको अपनी बुक के अंदर ही करना पड़ेगा। तो पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ एक में दिए गए हैं, और उनके भाव स्तंभ दो में दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि स्तंभ का मतलब है कॉलम, कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो अपने समूह में इन पर डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कर दीजिए। तो इसको मैच इट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको करना है। तो पहला दोहा हम पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला दोहा क्या है? कॉलम फर्स्ट में, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले तो गांठ परी जाए। तो इसका मुझे जो है तीसरा जो कॉलम सेकंड का तीसरा जो नंबर है, पॉइंट है, वो मुझे सही लग रहा है। प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। तो फर्स्ट को थर्ड से मिला दीजिए। सेकंड, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो इसको तो सेकंड को तो सेकंड से ही मिलाना पड़ेगा। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं। तो सेकंड को सेकंड से ही मैच कर दीजिए। थर्ड को देख लीजिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। तो इसको
सेकंड कॉलम के फर्स्ट पार्ट से मिला देंगे, यानी सज्जन परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति का सिंचन करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पंक्तियों पर चर्चा। अब इसके लिए मैं आपको यहां समझा देता हूं, वीडियो को पॉज कर करके इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने होंगे। तो पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए, उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखन पुस्तिका माने आपकी जो नोटबुक है, एक्सरसाइज नोटबुक है, उसमें आपको इसका अर्थ और भावार्थ लिखना है। तो पहला देख लेते हैं। रही मन विपदाहु भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। इसका अर्थ और भावार्थ इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था, अब दोबारा से समझा देते हैं। उत्तर जो लिखने का है वो कैसे लिखेंगे आप? रहीम दास जी का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, जो हमें यह बता देती है कि संसार में कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन हमारा अहितैषी है। कहने का मतलब क्या है कि जो मुश्किल में साथ देता है वो हमारा सच्चा स्नेही है, सच्चा संबंधी है, सच्चा मित्र है, और जो मुसीबत में हमें छोड़ करके भाग जाता है, इसका मतलब वो अपनेपन का, मित्रता का दिखावा कर रहा था, परख हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। दूसरा दोहा क्या है बच्चों? रही मन जीवा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? रहीम दास जी का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी है, पागल है। ठीक है, क्योंकि जीभ के पास दिमाग होता नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ये पागल जैसा व्यवहार करती है। ये कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि जूते हमारे दिमाग को खाने पड़ते हैं, जूते हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य को पछताना पड़ता है। इसलिए पहले अच्छी प्रकार से विचार करो अपने शब्दों पर कि क्या हमें बोलना है और क्या नहीं बोलना है, उसके बाद ही हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपनी डिसेंट लैंग्वेज, अपनी सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सोच विचार के लिए। अब जो सोच विचार के लिए है, ये भी शायद आपको आपकी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, एक्सरसाइज नोटबुक में। कैसे? दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखन पुस्तिका का मतलब एक्सरसाइज नोटबुक। तो प्रश्न 1 है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इस दोहे में क्या कह रहा है? इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी इस संसार के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, कैसे? देखिए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार और तलवार के स्थान पर तरवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी संसार में प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाती है। हमारे यहां कहा जाता है कदम कदम पर बदले पानी और 20 कोस पर बदले बाणी। तो बाणी माने भाषा, भाषा 20 कोस पर बदल जाती है। इसलिए लोक भाषा में जो है इन शब्दों का उपयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जी, इसका ख भाग देख लेते हैं। ख भाग क्या कह रहे हैं? इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताना है। तो ठीक है, उत्तर लिख लीजिए।
रहीम दास जी ने यानी कवि ने प्रेम के टूटने को धागे के उदाहरण के द्वारा समझाया है। क्यों समझाया है? कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम संबंधों में यदि दरार आ जाए, वो टूट जाए, तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए, परंतु उनमें मनमुटाव रह जाता है। इसे हम दूसरे उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1, नदी के जल से एक लोटा पानी ले लिया जाए, तो उन्हें दोबारा नदी में मिलाया जाए। उसको मिलाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। नदी में से आप एक लोटा पानी लीजिए, उसको दोबारा नदी में डाल दीजिए, वो पानी नदी में मिल जाएगा। परंतु उसे उसकी जो मित्र यानी कि सहोदर बूंदे हैं, उनसे नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि जहां से आपने उस लोटे को पानी का भरा था और उस लोटे में जो पानी आया, उस पानी के साथ में, उसके साथ में रहने वाली जो पानी के पार्टिकल्स थे, पानी की बूंदें थी, वो तो बहकर के आगे चली गई। ठीक है ना? अब वो पानी तो मिल गया है, लेकिन जिस पानी के साथ मिला है, वो पानी नहीं है जिस पानी से उसको लिया गया था। ऐसे ही संबंध है, यदि टूट जाएं तो दोबारा वैसे रहते ही नहीं है जैसे पहले थे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे को प्रयत्न करके आप कैसे जोड़ सकते हैं? कील वगैरह ठोक करके जोड़ सकते हैं, लोहे की पत्ती लगा करके जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप उसमें कोई ना कोई दूसरी टेक्निक से जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको हर बार ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज यहां से, ये लकड़ी का जो हमारा बैट है या जो कुछ भी डंडा है, ये यहां से टूटा हुआ है, वो बोझ को या प्रेशर को या दबाव को झेल नहीं पाएगा। ठीक है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, एक बहुत ही कीमती कपड़ा है, वो फट जाता है, तो कितना भी उसको रफू कर लो, लेकिन मन में तो आपके खटका लगा ही रहता है कि मेरा कपड़ा यहां से फटा हुआ है। ठीक है जी। इस प्रकार से आगे देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है? तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? इसका उत्तर लिख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए भी और परीक्षा के लिए भी। प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के इस मानवीय गुण की बात की गई है कि जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर यानी तालाब, कोई भी जल राशि अपना जल स्वयं नहीं पीती, ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनका जो धन है, उनका जो गुण है, उन्होंने जो संपत्ति एकत्रित की है, वो स्वयं के लिए नहीं होती, वो दूसरों की भलाई के लिए होती है। तो प्रकृति से उन संतों ने, उन सज्जनों ने, उन सद्गुणी व्यक्तियों ने इस गुण को सीख लिया। आप भी सीख सकते हैं। ठीक है जी। नदियों की जल की भांति निरंतर आगे बढ़ते रह सकते हैं आप। ठीक है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो प्रकृति हमें क्या सिखा रही है? कि हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। जिस प्रकार तपती गर्मी से बचाने के लिए वृक्ष हमको छाया देते हैं, वैसे ही दूसरों के कठिन समय में, दूसरों की समस्याओं में, दूसरों की परेशानियों में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं, फूलों की भांति फूल अपने अच्छे कार्यों की सुगंध, फूल हमें सुगंध देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने सदकर्मों से, अच्छे कामों से अपनी खुशबू, अपने चरित्र की खुशबू, अपने व्यक्तित्व की खुशबू, अपने कर्मों की खुशबू हमें संसार में बिखेरनी चाहिए। सूरज, सूरज हमें प्रकाश देता है, हमारे अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने ज्ञान से संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए। चांद की चांदनी हमें शीतलता देती है, चांद की कला हमें सिखाती है कि किस प्रकार से बढ़ना घटना जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर्वतों की भांति हमें अपने विचारों को सुदृढ़ रखना चाहिए। सागर, समुद्र को देख लो,
कितनी सारी नदियां उसमें जाकर के मिलती हैं, लेकिन वो अपनी सीमाओं को कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से चाहे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के आक्षेप कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें अच्छाई दे रहा है, कोई हमें बुराई दे रहा है, लेकिन हमें हमें हमेशा अपनी लिमिट्स को तय करके चलना चाहिए और अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाएं, अपनी हदें कभी भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। इस प्रकार से प्रकृति हमें नाना प्रकार से शिक्षा देती है। आगे अगला पॉइंट क्या है बच्चों? शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने हैं, उनको समझा है, अब कुछ करके देखने का समय आ गया है। तो कैसे? देख लीजिए क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। शब्द संपदा। संपदा का मतलब है धन, शब्दों की संपत्ति। तो कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। अब देखिए, जिसकी मातृभाषा हिंदी है वो हिंदी में लिख सकता है, जिसकी मातृभाषा तमिल है वो तमिल में लिख सकता है, जिसकी मातृभाषा तेलुगु है, कन्नड़ है, पंजाबी है, ठीक है, वो सब अपनी अपनी मातृभाषाओं में इन शब्दों को का क्या अर्थ है वो लिख सकते हैं। अब हम हिंदी भाषा भाषी हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, देख लेते हैं। कविता में आए हुए शब्द, पहला शब्द है तरुवर। तो तरुवर को हिंदी में यानी हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं बच्चों? पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़। अगला है विपत्ति। तो विपत्ति को क्या कहते हैं? कष्ट, दुख, ठीक है। और छिटकाए, छिटकाए को क्या कहते हैं अपनी मातृभाषा में? तोड़ना। सुजान, सुजान को क्या कहते हैं? सज्जन। सरवर, सरवर को क्या कहते हैं? सरोवर या तालाब। सांचे, सांचे को क्या कहते हैं? सच्चे। कपाल, कपाल को क्या कहते हैं? दिमाग या सिर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। विशेष क्या पता चला कि विद्यार्थी जो है अपनी अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला पॉइंट इसमें क्या है? शब्द एक, अर्थ अनेक। इसको पढ़ा भी होगा आपने अपनी व्याकरण की भाषा में। इसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो पहला दोहा देख लेते हैं। रही मन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरई मोती मानुष चून। प्यारे बच्चों, यदि आप यहां पर देखो तो पानी के अलग अलग संदर्भ अलग अलग वस्तु से जोड़ करके निकाले गए हैं। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आपको जब इसकी एक्सप्लेनेशन की तो पढ़ाया था। तो क्या इसका है पानी का? पहला तो है जल यानी कि वाटर, दूसरा है सम्मान और तीसरा है चमक। तो इस प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अपने अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला है प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कल। इसके उत्तर में कई सारे शब्द लिखे जा सकते हैं। कल, कल माने आने वाला कल, ठीक है जी। और बीत गया जो कल है वो भी कल, ठीक है। एक कल माने चैन यानी शांति, और एक कल माने मशीन, ठीक है, मशीन को भी। और कल माने पुर्जा, किसी मशीन का पार्ट, ठीक है, उसको भी कल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके अर्थ लिख सकते हैं। अगला शब्द है इसमें पत्र। पत्र से के क्या शब्द लिख सकते हैं आप? पत्र का अर्थ है पत्र यानी कि लेटर, जिसको कहते हैं चिट्ठी, ठीक है। एक पत्र का अर्थ है पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है वो पत्ता। एक पत्र माने दल, ठीक है, जो हम दल बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उसको भी पत्र कहते हैं। अगला अगला शब्द है कर। कर का पहला अर्थ क्या है? समानार्थी शब्द क्या है? कर माने हाथ, हैंड। दूसरा कर माने टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं, ठीक है। तीसरा कर माने कर, किरण, जो सूर्य की किरण, प्रकाश की किरण, उसको भी कर कह देते हैं। अगला शब्द है जी यहां पर फल। तो फल के क्या समानार्थी शब्द आप लिख सकते हैं? फल माने परिणाम यानी कि रिजल्ट, और फल, फल माने खाने का फल, कोई भी फल, आम है, अमरूद है, जामुन है, ठीक है। और फल जो हल होता है जिससे हम धरती को, जमीन को, खेत को जोतते हैं, किसान जोतता है, उस हल का जो अग्रभाग होता है, ठीक आगे वाला जो भाग होता है, उसको भी फल कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इसके समानार्थी शब्द लिख सकते हैं।
अगला पॉइंट है इसमें, पाठ से आगे। ठीक है जी, इसको भी कर लेते हैं पाठ से आगे। आपकी बात क्या है? आपकी बात में, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो इस दोहे का भाव क्या है? इस दोहे का भाव यहां बता रहे हैं कि न कोई बड़ा है न ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना महत्व है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार और प्रकार हैं, सबके अपने गुण और अवगुण हैं, सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से किया जा सकता है, तलवार से नहीं कर सकते। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का काम करती है। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए, ये हमें इससे शिक्षा मिली। तो अपने मन पसंद दोहे, जो भी इन दोहों में से, रहीम के दोहे में से जो भी आपको अधिक पसंद आया है, उस दोहे को इस तरह की शैली में, इसी तरीके से अपने शब्दों में लिखिए। आपको अपने शब्दों में लिखना है। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसी पाठ से दोहा लेना है। रहीम का कोई दोहा जो यहां पर नहीं लिया गया, वो आप एक्स्ट्रा कहीं से भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो हम एक दोहा रहीम जी का यहां पर ले रहे हैं, देखिए किस प्रकार से। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे, मेरा लाख टके है मोल। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है, वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, वे अपने मुंह में मियां मिट्ठू नहीं बनते। उनके काम की, उनके कार्य ही उनके कौशल को दर्शा देते हैं। जैसे हीरा, कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में अपना बखान नहीं करता। हमें भी अपने गुणों को अपने मुंह से नहीं बखान करना चाहिए, नहीं उनको दर्शाना चाहिए। तो वे जो हमारे गुण हैं, वे स्वतः ही हमारे कार्यों के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से सबके समक्ष आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी है अपने खेल में, कोई बावर्ची है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, कोई अच्छा नर्तक है, बहुत ही सुंदर डांस करता है, बहुत ही श्रेष्ठ गायक है, उस तो अपने, क्या वो बताता फिरेगा अपनी प्रतिभा को कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे, मैं इतना अच्छा खेलता हूं? नहीं नहीं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो काम है, उसके काम का जो परिणाम है, वही दुनिया को बता देगा कि इस बच्चे में, इसमें क्या क्वालिटी है, इस व्यक्ति में क्या गुण है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है इसमें सरगम। सरगम आपने पढ़ाई होगा म्यूजिक क्लास में, सारे गामा पा। ठीक है, उससे सरगम कहते हैं। यहां पर क्या सरगम है देख लेते हैं। सरगम के बारे में क्या कह रहे हैं? रहीम, कबीर, तुलसी, बृंद आदि, ये बहुत से कवि हैं जिन्होंने दोहे लिखे। ये इनके दोहे आपने दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य का मतलब होता है, दृश्य का मतलब होता है देखे जाने वाले, और श्रव्य का मतलब होता है सुने जाने वाले। दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा है? टीवी, वो देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। और श्रव्य माध्यम कौन सा है? रेडियो, जो केवल सुना जाता है, उस पर आप कुछ देख नहीं सकते। तो उन माध्यमों से कई बार आपने इन दोहों को सुना होगा। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से आपके शिक्षक ने गाए होंगे, और आपने भी आपके अपने शिक्षक के साथ गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग की, यानी ऑडियो या विजुअल। तो रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले में गा सकते हैं। रिकॉर्डिंग करके अपने माता पिता को सुना सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों की सहायता से, हारमोनियम और ढोलक आदि की सहायता से इनका गायन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने, और अपने दूसरे मित्रों को भी सुनाए, अपने माता पिता को सुनाए, अपने भाई बंधुओं को सुनाए। अगला पॉइंट इसमें क्या है? रहीम, बृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जन जीवन में लोकप्रिय हैं। आज भी लोग उनको गाते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उनको गाता है। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए,
एक दोहे का प्रयोग करते हैं, उससे उसकी बात प्रामाणिक हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो रहीम ने भी कही, वो कबीर ने भी कही, वो तुलसी ने भी कही, वो बिहारी ने भी कही, वो वृंद ने भी कही। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्रित किया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए और इन पर अंताक्षरी खेली जाए, जैसे आप फिल्मी गानों की अंताक्षरी खेलते हैं। तो अपने समूह में, अपने फ्रेंड ग्रुप में मिल करके दोहे इकट्ठा कीजिए, उनको याद कीजिए और इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं और एक इस प्रकार की एक अंताक्षरी का आयोजन आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों इसमें, आज की पहेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की पहेली, दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूं खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो बताओ प्यारे बच्चों, इस पहेली का अर्थ क्या है, ये आपको खुद बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप पजल हो जाएंगे तो मैं आपकी सहायता कर देता हूं। देखिए, इंग्लिश का एक शब्द है मैप, वो भी इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, क्यों, दो अक्षर का मेरा नाम, मैप दो अक्षर का नाम है। ठीक है, आता हूं खाने के काम, यदि आप जो है चिप्स वगैरह का पैकेट देखें तो उस पर लिखा रहता है मैपल, यानी कि वो खाने का एक सामान है। ठीक है, और यदि आप उसका उल्टा कर दो, मैप को उल्टा कर दो, तो आप उसको देख करके नाचने लग जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपकी। ठीक है जी, इस प्रकार से। और भी आप इसके बहुत सारे जो है उत्तर निकाल सकते हैं। ये एक भाषाई पहेली है, इसमें शब्दों का उलटफेर जो है वो एक इंटरेस्ट पैदा करता है। ठीक है, भाषा की चतुराई है यहाँ पर। ठीक है, द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराएं जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ इस पहेली का निकल करके आता है, इसका तो आपको पता ही होगा, क्या, माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स। ठीक है, इसके दो दरवाजे होते हैं, दोनों तरफ आप इसको खोल सकते हैं। इसमें सैनिक जालीदार, इसमें लकड़ी के जो है तिल्लियां होती हैं और जब वो उनको रगड़ा जाता है डिब्बी की खुरदरी सतह पर, तो पूरे संसार में भी वो आग लगा सकते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से आप दूसरी पहेली का जवाब दे सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, खोजबीन के लिए। तो खोजबीन के लिए रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से आप पढ़ें, देखें और उनको समझें, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से उस पर डिस्कस करें। आगे चलते हैं बच्चों। तो इस पूरे लेक्चर से क्या वैल्यू एडिशन हुआ आपके लाइफ के अंदर, इस पूरे डिस्कस से आपके लाइफ के अंदर जो अतिरिक्त ज्ञान यानी जो मूल्य संवर्धन हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ कि हमें कभी भी जो है खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। एक सच्चा और महान व्यक्ति अपनी कभी भी तारीफ नहीं करता, उसके कार्य ही उसकी पहचान होते हैं। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है, अगर यह वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा रहीम जी का दोहा कौन सा है। और ऐसे ही आसान नोट्स, इसी प्रकार से आसान तरीके से अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप अपने चैनल को वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें, प्यारा सा कमेंट करें और आई बेल को दबा लीजिए ताकि जो नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और प्यारे बच्चों, रहीम के दोहे, मैंने पहले भी बताया आपको कि रहीम के दोहे केवल किताबों के लिए नहीं है, केवल परीक्षा में अंक लेने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को एक सही दिशा देने के लिए है। मीठी वाणी, सही व्यवहार, दूसरों का सम्मान, यही सच्ची शिक्षा है और यही लाइफ स्किल है, यही जीवन की फिलॉसफी है, दर्शन है, यही हमारे सद्गुण है जो हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को बिल्ड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुंदर पाठ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ आशीर्वाद।